अच्छा, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि शुरू में जब कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला पढ़ा था, तो देखो ये फॉर्मूला हमने वहां पर लिखा था और कैपेसिटेंस को डिफाइन ऐसे किया था। तो यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं, जो मैं चाहता हूँ आप लोग इसको नोट करें। वो नोट ये करें कि देखो, अगर कोई कहता है ना कि हम वोल्टेज चेंज कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कैपेसिटेंस पे, या हम चार्ज चेंज कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कैपेसिटेंस पे, तो ये बात याद रखें कि वोल्टेज या चार्ज को चेंज करने से कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक रूल भी है फिजिक्स का कि वो चीजें जो फिजिक्स में एज ए कांस्टेंट किसी फॉर्मूले में इस्तेमाल करते हैं ना, वो बाकी किसी और मैटर पे यानी पैरामीटर पे जो उस फार्मूले में पहले से मौजूद है उस पर डिपेंड नहीं करता। यानी उनके चेंज करने से कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अगर कोई इस तरह की बात करे मिसाल के तौर पे कि आप क्या कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं कि भाई, अगर लेट सपोज कि लेट सपोज कि अगर आप कहते हैं कि यार हम चार्ज को डबल कर देते हैं, ठीक है ना। तो याद रखो कि चार्ज के डबल करने से ये मत रिलेशन देख लेना कि चार्ज का सी से डायरेक्ट रिलेशन है, सी कांस्टेंट है। इसका इम्पैक्ट क्या समझो, ये चार्ज क्यों डबल हुआ होगा, क्योंकि आपने वोल्टेज को डबल किया होगा, क्योंकि वी का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप कहते हैं कि यार आपने वोल्टेज को चेंज किया है 3 टाइम, यानी इनिशियल के मुकाबले में डिक्रीज या इंक्रीज, ठीक है ना, तो आपने उसको क्या समझना है। लोगों को ना, ये दोबारा यहाँ से एक चीज समझाना चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में आपने क्या किया था, कि स्टार्टिंग में आपने जब कैपेसिटेंस वाले फार्मूले को पढ़ा था, तो वहां पर गौर करो कि आपने Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V पढ़ा। फिर कांस्टेंट आपने लगाया, तो वो हो गया था Q इज इक्वल टू सी वी। वहां से कैपेसिटेंस को डिफाइन किया था Q अपॉन V। याद रखना ये C एज ए कांस्टेंट आया है, ना तो इसका रिलेशन V के साथ बनाइएगा ना Q के साथ बनाइएगा। ऐसा मत कर दीजिएगा कि Q का V के साथ इनवर्स और Q के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, कि V को चेंज करने से C चेंज हो रहा है या Q को चेंज करने से C चेंज हो रहा है। हाँ, वो कंडीशंस पे होता है, इसीलिए ये बात अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कंडीशन जब तक ना हो तो इसमें यानी कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वैसे भी फिजिक्स का एक रूल है, और फिजिक्स का रूल क्या है, फिजिक्स का रूल ये है कि जो चीज हम एज ए कांस्टेंट किसी इक्वेशन में यूज करते हैं, जब तक मतलब उस चीज का उस इक्वेशन के किसी पैरामीटर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होता, है ना। पैरामीटर मतलब जितने भी, जैसे क्यू को यहाँ चेंज कर दूं, वी को चेंज कर दूं, तो सी पे उसका असर नहीं होगा। अगर यहाँ पर हम कुछ इस तरह की बात करते हैं, कैसे कि मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि यार चार्ज जो है ना वो डबल हो गया है, तो ये बात याद रखो कि चार्ज क्यों डबल हुआ होगा, आपने वोल्टेज डबल किया होगा। लेकिन ये मत कह देना कि चार्ज के डबल होने से कैपेसिटेंस डबल हो गया, क्योंकि कैपेसिटेंस चार्ज पे नहीं डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट है। या फिर आप ऐसी कोई बात करते हैं कि मान लो कि आपने वोल्टेज को 3 टाइम इंक्रीज कर दिया, तो आप ये क्या बोल दें कि कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा चूंकि इनवर्स रिलेशन नजर आ रहा है। तो ऐसा नहीं है। आपने अगर कैपेसिटेंस को इंक्रीज किया है, वोल्टेज को इंक्रीज किया है, तो बेटा इसमें क्या होगा, 3 टाइम चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये रेशो की वैल्यू हमेशा एक ही आएगी, यानी कि वो किसके बराबर आनी चाहिए, वो सी के बराबर। यहां पर भी अगर रेशो निकाल के देखोगे तो ये रेशो किसके बराबर आ जाएगा, ये रेशो क्यू अपॉन सी, यानी क्यू अपॉन सी को अगर प्राइम में भी लिखोगे तो ये 2Q/2V हो जाएगा। अच्छा, इस जगह पे भी देखोगे तो ये 3Q/3V हो जाएगा। दोनों जगहों पे 2 और 3 कैंसिल होके ये रेशो यही आएगा। यानी कि ये मत बोलना इसका इससे या इसका इससे डायरेक्ट या क्या है, इनवर्स रिलेशन है। हाँ, अब क्या है, ये रिलेशन इस तरह का नजर आ सकता है, जैसे अभी आप लोगों ने इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक पढ़ा है ना, तो यहाँ पे शायद ये नजर आपको आ जाए। क्या यहाँ पे नजर आएगा, देखो। अब यहाँ पर डायलेक्ट्रिक वाला जो आप लोगों ने ये पूरा इफेक्ट पढ़ा था, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि बाकायदा ये पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा था। किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के डिक्रीज होने की वजह से। अच्छा, उसमें शुरू में क्या हो जा रहा था, शुरू में हो ये जा रहा था कि वो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो पोटेंशियल के डिक्रीज होने के बाद में मतलब बैटरी को और चार्ज भेजना पड़ रहा था। तो और चार्ज भेजने की वजह से ये चार्ज क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। तो अब यहां पर देखें तो इसकी वजह से कैपेसिटेंस भी क्या हुआ था, ये इंक्रीज हुआ था। तो ये वो सिचुएशन है
जिसमें याद रखिएगा कि आपके ये वोल्टेज के चेंज करने से इसका इंपैक्ट किस पे हो रहा है, कैपेसिटेंस पे हो रहा है। लेकिन ऐसा एक कंडीशन है ना कि ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है ड्यू टू क्या, डाइलेक्ट्रिक। अगर आप डाइलेक्ट्रिक यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी जिसको आप यानी कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक के नाम से पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, तो वहां पर ये इंपैक्ट आ रहा है। अदरवाइज शुरू में जब हमने बात की थी तो कोई डाइलेक्ट्रिक वगैरह की बात नहीं की थी, डाइलेक्ट्रिक चेंज नहीं कर रहे थे। तो जब डाइलेक्ट्रिक नहीं चेंज कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो बेटा मेरा सी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सी जब चेंज होगा डाइलेक्ट्रिक के चेंज होने से, तो उस वक्त आप उसको वी और ई के साथ रिलेट कर सकते हैं, और सी को क्यू और वी के साथ भी जो है ना वो रिलेट कर सकते हैं। अदरवाइज इसका कोई इससे कोई रिलेशन नहीं बनता। तो ये शुरू में मतलब जो चीज आपने पढ़ी थी उसमें तो ये याद रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता डायलेक्ट्रिक की वजह से वी के चेंज होने से सी पे फर्क पड़ जाएगा, या क्यू के चेंज होने से सी के पे फर्क पड़ जाएगा। तो ये था डायलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा। अच्छा, इसको मैं ना थोड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। जरा इसको देखिएगा कि मैं यहाँ पर जो एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यानी मैं यहाँ पर बात करूंगा क्या, कि अगर मिसाल के तौर पे डायलेक्ट्रिक से आप इसको रिलेट भी कर सकते हैं, और एक जर्नल कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं, कि जिसमें हम ये कहते हैं कि व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, यानी डायलेक्ट्रिक की के यूज करने पर, और व्हेन बैटरी इज नॉट कनेक्टेड। अच्छा, बैटरी इज नॉट कनेक्टेड को बेहतर यह है कि हम क्या बोल दें, बैटरी इज रिमूव। अब कहानी जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, वो पिछली बात शायद थोड़ा सा आप लोगों के लिए परेशानी का बाइस बना हो, तो ये वाली बात अगर आप लोग समझ जाएंगे तो वो पिछली बात क्लियर हो जाएगी कि किस कंडीशन पे कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड भी करता है ना। लेकिन ये जब कंडीशंस ना हो तो फिर हम इस तरह की कोई बात नहीं करते कि चार्ज के चेंज करने से कैपेसिटेंस चेंज हो, या वोल्टेज के चेंज करने से कैपेसिटेंस चेंज हो। चार्ज या वोल्टेज दोनों का एक दूसरे पे इम्पैक्ट जरूर होता है, लेकिन कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर देखो मैंने इस सर्किट में बैटरी दिखाया है, यहाँ पर बैटरी नहीं दिखाया, लेकिन दोनों जगहों पे याद रखना कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये मौजूद है, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में मैं बात कर रहा हूं दोनों जगहों पर, कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है दोनों जगहों पे मौजूद है। ये डाइलेक्ट्रिक मौजूद है, लेकिन बैटरी को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया। यहां पर भी ये डाइलेक्ट्रिक मौजूद है, ठीक है, और आपने क्या किया, बैटरी को कनेक्ट रहने दिया। अब जरा इसको समझिएगा कि इसकी क्या कहानी है। अच्छा, अब आपने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक को मतलब यहां पर मेन एक बात याद रखिएगा कि अगर बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, बैटरी को रिमूव नहीं किया, और आपने अगर डाइलेक्ट्रिक यूज किया है, तो बेटा मेरा इसके प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस ये रहने वाला है कांस्टेंट, नहीं चेंज होने वाला। यानी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द प्लेट्स, ये होने वाला है हमेशा किसके, बैटरी के बराबर। रीजन, अभी आपने क्या देखा था कि V और E में आप जानते हो कि इनवर्स रिलेशन है। डाइलेक्ट्रिक यूज करने से पोलराइजेशन हुआ, इंटेंसिटी डिक्रीज हुआ, इंटेंसिटी डिक्रीज होने से ये वोल्टेज डिक्रीज हो गया। कौन सा, बैटरी का नहीं, बैटरी का तो जो है जितना है उतना रहता है। ये फुल चार्ज हो जाने के बाद क्या शो कर रहा था, बैटरी के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस। मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्लेट के दरमियान वाले पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं। फुल चार्ज हो जाने के बाद ये बैटरी के बराबर हो गया था, लेकिन डाइलेक्ट्रिक ने क्या किया, इस पोटेंशियल को डिक्रीज कर दिया, या इस इंटेंसिटी को भी उसने क्या कर दिया, उसने डिक्रीज कर दिया। लेकिन होगा क्या, बैटरी कनेक्टेड है। ये बैटरी का समझ लो कि कैपेसिटर में एक काम होता है कि उस वक्त तक इसको कैपेसिटर को चार्ज प्रोवाइड करते रहना है जब तक प्लेट्स के दरमियान वाला पोटेंशियल बैटरी के बराबर नहीं हो जाता। अब एक चीज यहां पर याद रखो कि प्लेट के दरमियान अगर पोटेंशियल बैटरी के बराबर हो गया, अब किसी भी वजह से उस पोटेंशियल को आप कम कर दो, या किसी भी वजह से वो पोटेंशियल अगर बाद में कम हो जाए,
तो पता है क्या होगा, बैटरी फिर से कैपेसिटर को चार्ज भेजना शुरू कर देगा, चार्ज स्टोर करना शुरू कर देगा, ताकि प्लेट्स के दरमियान फील्ड की इंटेंसिटी को जो डिक्रीज हुआ है और जो पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है वो इंक्रीज करके दोबारा बैटरी के क्या करे, बराबर करे। अब डायलैक्ट्रिक से क्या हुआ था, इंटेंसिटी डिक्रीज हो गया था, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया था। अब बैटरी ने क्या करना है, बैटरी ने दोबारा चार्जेस को भेजना है उस वक्त तक जब तक दोबारा ये जो डिक्रीज हुआ प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है ये बैटरी के बराबर नहीं हो जाता। तो इस पूरे केस में फिर आप क्या देख रहे हो, वोल्टेज क्या रह रहा है, कांस्टेंट। कम हो जाने के बाद बैटरी को दोबारा उतना करना है जितना बैटरी का अपना पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट्स के दरमियान। तो उसके लिए वो क्या करेगा बाद में, उसके लिए बाद में वो फर्दर चार्ज को भेजेगा। यानी कि बोलो कि बैटरी कनेक्टेड है, डाइलेक्ट्रिक यूज किया हुआ है, तो क्या हुआ, वोल्टेज तो कांस्टेंट रहना है, कम हो जाने के बाद बैटरी का काम है दोबारा बराबर करना, लेकिन उसके लिए वो चार्ज भेजेगा ना, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि डिक्रीज हुए हुए वोल्टेज को क्या करना है, बाद में बैटरी ने बढ़ाना है, और वो बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, चार्ज भेजेगा। चार्ज भेजने के लिए वो वोल्टेज मतलब बढ़ाकर दोबारा बैटरी के बराबर करेगा, और चार्ज भेजने से बेटा मेरा इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, है या नहीं। क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या है, CV, और V क्या है, वोल्टेज है, ऐसे भी समझ जाओ। Q इज इक्वल टू CV, और V अगर यहाँ पर कांस्टेंट है तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, C। बाद में दोबारा चार्ज भेजना पड़ा V जो कम हुआ उसको इक्वल करने के लिए, तो कैपेसिटेंस भी क्या हो गया, कैपेसिटेंस भी कांस्टेंट हो गया। हाँ, एक बात जरूर याद रखो कि ये जब बैटरी कनेक्टेड है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा मेरा, कि ये जो E है ना, E, ये दोबारा क्या हो जाएगा, ये दोबारा वही हो जाएगा जो इनिशियल था। क्यों, आपने चार्ज को भेजकर दोबारा इंटेंसिटी को क्या किया है, आपने दोबारा इंटेंसिटी को मतलब इंक्रीज किया है, तो ये दोबारा जो है ई वही हो जाएगा जो शुरू में था। तो इंटेंसिटी के बारे में देखो, असल में ये जो बता रहा हूं इसको समझो। कहता है कि आपने डायलेक्ट्रिक यूज किया, बैटरी कनेक्टेड है, इंपैक्ट बताओ, इफेक्ट्स बताओ। तो क्या बोलना कि जब आप डायलेक्ट्रिक यूज करते हैं तो यूज करने से इनिशियली बैटरी के दरमियान पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है, लेकिन चूंकि बैटरी कनेक्टेड है उसको क्या करना है, उस पोटेंशियल को दोबारा बैटरी के बराबर करना है, तो उसके लिए वो फर्दर क्या भेजेगा, चार्ज। तो कैपेसिटेंस चार्ज क्या हुआ, बैटरी के कनेक्शन की वजह से इंक्रीज हो गया डायलेक्ट्रिक के यूज करने के बाद। कैपेसिटेंस क्या हुआ, जाहिर है कि चार्ज इंक्रीज हुआ तो कैपेसिटेंस भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अच्छा, जितनी कमी आई थी कैपेसिटेंस में और चार्ज मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में, जब चार्ज को दोबारा उसने भेजा तो बेटा मेरा उतने ही दोबारा इंटेंसिटी नहीं कर देगा जितना उस वक्त था जो डायलेक्ट्रिक मान लो कि यूज नहीं किया था। तो इंटेंसिटी के बारे में पूछे तो कहना कांस्टेंट है, वोल्टेज के बारे में कुछ पूछे तो कहना कांस्टेंट है। इंटेंसिटी इसलिए भी कांस्टेंट है कि V और E के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। जब V को दोबारा इंक्रीज किया, बैटरी के बराबर किया, तो E भी दोबारा इंक्रीज होकर वही हो जाएगा जब बैटरी के बराबर था तो उस वक्त जो इंटेंसिटी थी। लेकिन चार्ज को भेजा तो क्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कैपेसिटेंस भी क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया, है या नहीं। अच्छा, अब एक चीज देखो कि अगर बैटरी को चार्ज करने के बाद आप डिस्कनेक्ट कर लेते हो और कैपेसिटर मतलब आपने डायलेक्ट्रिक यूज किया हुआ है, तो इसका क्या इंपैक्ट होगा। तो एक बात याद रखो, डायलेक्ट्रिक ने अभी हमने देखा ना, वोल्टेज को ड्रॉप कर दिया था, इंटेंसिटी को ड्रॉप कर दिया था। इससे क्या होगा, जो वोल्टेज और इंटेंसिटी ड्रॉप हो गया लेकिन बैटरी मौजूद नहीं है, तो वहां पर क्या था, बैटरी ने दोबारा चार्ज को भेजा था वोल्टेज जो डिक्रीज हुआ उसको इंक्रीज करके बैटरी के बराबर करने के लिए, लेकिन यहां पर अब चार्ज नहीं भेज सकता वो, तो चार्ज जितना था यानी उतना ही रहेगा। जो मान लो कि बैटरी कनेक्टेड था, आपने फुल चार्ज कर दिया था, आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, इंटेंसिटी डिक्रीज हो गया, लेकिन बेटा अब चूंकि बैटरी नहीं है तो चार्ज उतना ही रहेगा जितना पहले था। लेकिन बाकी किन चीजों पे फर्क पड़ेगा, बाकी जिन चीजों पे फर्क पड़ेगा वो क्या है कि आप क्या बोलो कि ये वोल्टेज यहां पर क्या हो गया बेटा, ये वोल्टेज डिक्रीज हो गया और डिक्रीज ही रहेगा क्योंकि बैटरी नहीं है, ठीक है ना। तो उसको इंक्रीज करके वो दोबारा पहले के बराबर नहीं कर सकता। अच्छा, अब क्या होगा कि अगर वो रिलेशन देखो, आप जो फॉर्मूला पढ़ते हैं C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V, है ना। तो Q तो यहाँ कांस्टेंट हो गया बेटा मेरा, तो C और V में क्या रिलेशन है इस जगह पे सिर्फ, तो ये है इनवर्स रिलेशन। V क्या हुआ है, V डिक्रीज हुआ है, तो C क्या होगा, इंक्रीज। अब इसको याद कर लो कि अगर क्या कहे कि बैटरी को रिमूव कर दिया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा इंक्रीज, ठीक है ना। क्योंकि वोल्टेज क्या हुआ था, वोल्टेज हो गया था डिक्रीज, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, वोल्टेज डिक्रीज हो गया, हो गया।
याद रख लो। अब इसको बिल्कुल दोनों को क्या कर लो, याद कर लो कि आपने डायलैक्ट्रिक्स यूज किया, बैटरी कनेक्टेड है, तो वहां पर पहली बात याद कर लो कि वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। रीजन बता चुका हूं भी आप लोगों को बहुत डिटेल में। लेकिन चार्ज के बारे में पूछो तो पूछे तो कहना भाई कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का चार्ज इंक्रीज होगा। कैपेसिटेंस के बारे में पूछे तो कहना हाँ भाई कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पूछे, ये सब कनेक्टेड बैटरी की बात कर रहा हूं, तो कहना हाँ ये कांस्टेंट रहेगा। अब क्या है कि आपने डायलैक्ट्रिक यूज किया, कॉन्सेप्ट ये कि फुल चार्ज होने के बाद किया, आप उसके रिजल्ट्स को क्या बताओगे, आप कहना कि क्यू कांस्टेंट रहेगा, रीजन बता चुका हूं। लेकिन वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा, बैटरी नहीं है तो डिक्रीज ही रहेगा, वो दोबारा इंक्रीज नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर चार्ज कांस्टेंट होने से ये रिलेशन देखो जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, तो इस रिलेशन से आपको ये बात समझ में आ गई कि वोल्टेज डिक्रीज हुआ और डिक्रीज ही रहेगा, तो उसका इंपैक्ट कैपेसिटेंस पे क्या होगा, उसका इंपैक्ट कैपेसिटेंस पे ये होगा कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये दो बातें याद रख लेना। अब मैं उस बात को रिलेट कर रहा हूं बिल्कुल उस बात से जो शुरू में मैंने आप लोगों को कैपेसिटेंस की डेफिनेशन बताया था, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो बेटा, जो एक कांस्टेंट होता है, जिस इक्वेशन में उसको एज ए कांस्टेंट आप इंसर्ट या यूज करते हो, वो उस इक्वेशन के किसी दूसरे पैरामीटर पे नहीं डिपेंड करता, उनके चेंज करने से उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आता। जैसे वहां पर v को चेंज करोगे, q को चेंज करोगे, तो q का इफेक्ट v पे, v का इफेक्ट q पे आएगा, लेकिन कैपेसिटेंस कोई चेंज नहीं होगा। अभी मैंने आपको रिकॉल भी करवाया था। लेकिन मैंने कहा था कि कुछ कंडीशंस पे ये हो सकता है कि v का इंपैक्ट c पे आए, q का इंपैक्ट c पे आए, और वो कंडीशन ये है कि जब आप डायलैक्ट्रिक यूज करते हो और बैटरी को कनेक्टेड रहने देते हो, और जब डायलैक्ट्रिक यूज करते हो बैटरी को रिमूव कर देते हो, तो इन चीजों का रिलेशन Q के साथ C का भी बनना शुरू हो जाता है और V के साथ C का भी बनना शुरू हो जाता है। यहां पर C फिर कांस्टेंट नहीं रहता। समझने की कोशिश करो कि यहां पर इन्हीं बातों को हम डिस्कस करते हैं कि C या तो इंक्रीज हो रहा है या C क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए यहां पर V का रिलेशन पढ़ना किसके साथ, C के साथ, Q का रिलेशन पढ़ना C के साथ, डायरेक्ट या इनवर्स जो फॉर्मूला बताए उस लिहाज से उसके रिजल्ट को बताना, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसको सुकून से देखना और सुकून से याद करना, और इस कंडीशन पे ये C चेंज होता है, जो मैंने शुरू में आप लोगों को एक बात समझाने की कोशिश की थी। तो उम्मीद है बेटा ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें दो बातें और हैं जो मैं मतलब डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन उसका ताल्लुक पता है किससे है, उसका ताल्लुक है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर से। तो मैं चाहता हूं कि इसमें वो दो पॉइंट ऐड कर दूं, अभी ऐड करूंगा ना तो आप लोग परेशान भी हो जाओगे कि एक साथ इतनी सारी चीजें जो है ना हम कैसे याद रखें। तो जब मैं एनर्जी, अभी नेक्स्ट टॉपिक ही मेरा यही है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में आपको पढ़ाने जा रहा हूं, तो वहां पर बताऊंगा कि ये बैटरी कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड आफ्टर मतलब यूजिंग मतलब डायलैक्ट्रिक के एनर्जी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। देखो मैंने वोल्टेज पे बता दिया, चार्ज पे बता दिया, कैपेसिटेंस पे बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पे बता दिया, ठीक है ना। यहाँ पर इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है ना, डिक्रीज है तो डिक्रीज ही रहेगा, क्योंकि वोल्टेज को इंक्रीज करने का ऑप्शन ही नहीं है, बैटरी नहीं है। तो ये सारी चीजों पे मैंने आपको बता दिया। बेटा आप लोगों को ना एक इस तरह से ना आपने लिस्ट बना के याद कर लेना है कि अगर बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इंटेंसिटी पे क्या पड़ रहा है, चार्ज पे क्या पड़ रहा है, कैपेसिटेंस पे क्या पड़ रहा है, ठीक है ना। और अगर बैटरी रिमूव्ड है तो चार्ज पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वोल्टेज पे क्या पड़ रहा है, कैपेसिटेंस पे क्या पड़ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या पड़ रहा है, यानी इंटेंसिटी पे। अभी मैं सिर्फ एनर्जी की बात नहीं कर रहा, एनर्जी वाली बात इसलिए नहीं कर रहा कि थोड़े से मतलब परेशान भी हो जाओगे कि एक साथ इतनी सारी चीजें आ गई, मिक्सअप करने लगोगे। और दूसरी बात, अभी अभी आपने एनर्जी पढ़ा नहीं है ना, उसके फॉर्मूले का आपको आइडिया नहीं है। जस्ट मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है, तो वो नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो उस नेक्स्ट टॉपिक के बाद क्या करते हैं कि मैं आपको यानी कि बताता हूं कि बैटरी कनेक्शन और डिसकनेक्शन वाले केस में, रिमूव वाले केस में एनर्जी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। हाँ, यहां पर एक चीज जो है मैं चाहता हूं वो बता दूं, और वो जहन में रखना कि जैसे यानी यहां पर या कैपेसिटर में कहीं पर भी आप कहते हैं ना कि V इंक्रीज हो गया, V डिक्रीज हो गया, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, चार्ज इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, इंटेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज, कोई पूछे ना कितना हुआ, तो एक बात बताओ, ये इंक्रीज और डिक्रीज हो किसकी वजह से रहा है, डायलैक्ट्रिक को यूज करने की वजह से हो रहा है ना। तो ये कहना कि बेटा ये जो चीजें इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हैं, ये हो रहा है एप्सिलॉन आर टाइम, जो उस डायलैक्ट्रिक का कांस्टेंट है ना, जिसको आप के से भी लिखते हो,
यानी जो डिक्रीज हो रहा है वो एप्सिलॉन आर टाइम डिक्रीज हो जाएगा। फाइनल वैल्यू को इनिशियल को एप्सिलॉन आर से डिवाइड करने से आएगा, और जो इंक्रीज हो रहा है वो एप्सिलॉन आर टाइम, यानी जो इंक्रीज हो रहा है एप्सिलॉन आर टाइम, जो डिक्रीज भी हो रहा है एप्सिलॉन आर टाइम, उससे डिवाइड करोगे, है ना। तो ये बात याद रखना, डायलैक्ट्रिक की वजह से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो हमेशा वो चीज एप्सिलॉन आर टाइम होगा। एप्सिलॉन आर हर डायलैक्ट्रिक का अपना कांस्टेंट होता है, डिपेंड करता है कि आपने डायलैक्ट्रिक कौन सा यूज किया है ना। अभी मैंने पीछे आप लोगों को लिस्ट लिख कर दिया था, तो उस लिस्ट के मुताबिक हर डायलैक्ट्रिक की अपनी वैल्यू होगी। वो वैल्यू टेंशन लेने की बात नहीं है, वो दिया हुआ होता है। अगर कोई एमसीक्यू इससे रिलेटेड बनाता है तो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट बता दिया जाता है। और पूछा जाए तो आप लोगों को यहाँ पे याद कर लेना है ना, क्या इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। अब पूछा जाए कितने टाइम हुआ, तो बेटा मेरा अगर वो इंक्रीज होने वाली चीज है तो एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर देना, और डिक्रीज होने वाली चीज है तो एप्सिलॉन आर से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, क्योंकि ये किसकी वजह से हो रहा है, ये डायलैक्ट्रिक की वजह से हो रहा है। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो मैं बेटा आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेके चलता हूं। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा, या ये क्या हो गया स्लाइड करने के चक्कर में, यहाँ पे क्लिक कर दें, ओके बीच में कट कर दें। कहाँ से आ जाता है ये, यहाँ से आता है ना, ये वाला बार छुप जाता है। यहाँ से भी कर सकते हैं आराम से। हाँ एक मिनट, तो शायद से कुछ खुल जाए। ये वाला खुल गया ना, हाँ ये हो गया, चले ठीक है, ओके। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। अच्छा अच्छा मैंने ना अभी आप लोगों को वो किया है, क्या किया है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन रोका है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन एज सच मेंशन तो नहीं है, लेकिन बेटा इसके क्वेश्चन बार बार पेपर में आ रहे होते हैं। इससे रिलेटेड आपको दूसरे जगहों पर यानी सर्किट सॉल्व करने में आपको मदद इससे लेनी पड़ती है, और क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन इसके मैं लास्ट टॉपिक पे अकॉर्डिंग टू पीएमसी मैं लास्ट टॉपिक पे आ गया हूं। तो मैं इसके बाद एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन और कुछ ग्राफ वाले जो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन और रिलेशंस हैं उसके लिए मैं पूरा एक वीडियो बना के दे दूंगा, ताकि एमसीक्यू की प्रैक्टिस जो है ना, आप ग्राफ वाले में जितने भी टाइप के आते हैं उसकी आप अलग से कर लो और सीरीज पैरेलल की अलग से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। वो पूरा कॉम्बिनेशन में आपको पढ़ाऊंगा। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अच्छा देखो कितनी अजीब सी बात है ना, कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं पे खत्म भी होगी। बोलो कैसे। हमने जब कैपेसिटर को डिफाइन किया था तो क्या बोला था कि कैपेसिटर चार्जेस स्टोर करता है, हम सब कहते हैं, लेकिन वो किस फॉर्म में करता है, वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा होता है। तो बेटा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी फील्ड के बनने की वजह से स्टोर होता है, जैसे जैसे प्लेट्स के ऊपर चार्जेस क्या हो एक्यूमुलेट होते जाएं, तो फील्ड की इंटेंसिटी फील्ड बढ़ती जाती है और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होता जाता है। तो ये वही एनर्जी है जो कैपेसिटर में स्टोर होता है ड्यू टू चार्जिंग। तो फिर मैं उसको बता रहा हूं कि ये किस तरह और कैसे स्टोर होता है। तो देखो इसका जर्नल और बेसिक फॉर्मूला है, वो क्या है कि आप लोगों ने इस एनर्जी को ऐसे पढ़ा था, स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ और क्यू भी, ठीक है ना। इसमें बहुत ऐसे खैर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, और डिटेल में जाएं भी तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला सिंपल, यानी एनर्जी का जो फॉर्मूला है, वोल्टेज की डेफिनेशन याद है, वर्क डन पर यूनिट कूलम टेस्ट चार्ज। गौर करो तो कैपेसिटर में क्या होता है, बैटरी वर्क डन ही कर रहा होता है, किसके ऊपर, चार्जेस के ऊपर, कहां तक पहुंचाने के लिए, बैटरी तक, ताकि वो उस पर जाके क्या हो जाए, स्टोर हो जाए, है ना। तो ये वही वर्क डन है, और ये बैटरी जितना ज्यादा काम करे कैपेसिटर में उतना ही ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, उतना ही उसके सराउंडिंग में फील्ड का पोटेंशियल इंक्रीज होगा, तो उतने ही पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो ये वो वर्क डन है जो वोल्टेज की डेफिनेशन में है, और ये क्या आ गया भाई, W इज इक्वल टू क्यू वी, ठीक है ना। अच्छा अब यहां पर इसी को हम एनर्जी बोलते हैं, ई लिख दो। अच्छा ये चूंकि पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, तो बेटा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप यहां पर यू का सिंबल भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए मैंने यू लिखा हुआ है, याद रखना। अच्छा हाफ आने की वजह क्या है, याद रखना जहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, फोर्स इन्वॉल्व है तो हाफ लेते हैं, वर्क डन सॉरी एवरेज लेते हैं,
इनिशियल टू फाइनल लेते हैं। तो इनिशियल वैल्यू को 0 और फाइनल को जैसे 4 से तो F ले लेते हैं। अब एवरेज निकालकर हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। अगर चार्ज स्टोर हो रहा है तो इनिशियल 0 मानते हैं और फाइनल मैक्सिमम चार्ज जो स्टोर हो गया है, और फिर हम एवरेज लेते हैं। पोटेंशियल में अगर दोनों में से किसी एक को लेना है तो एवरेज लेते हैं। तो सिंपल रीजन ये है कि इसके एवरेज लेने की वजह से इन फॉर्मूलों में क्या आता है, हाफ आता है ना। जैसे स्प्रिंग में भी पढ़ा था हाफ के एक्स स्क्वायर, वो पोटेंशियल एनर्जी था। आप लोगों ने स्ट्रेन स्ट्रेस में भी याद है हाफ एफ डेल्टा एल पढ़ा था, वहां पर भी हाफ आने की वजह ये थी कि ये सब रिस्टोरिंग यानी कि स्टोर हो जाने वाली एनर्जी है, और उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। तो एक तो फॉर्मेट आ गया बेटा, ये वहां से मैंने प्रूफ कर दिया है, हाफ आने की वजह बता दिया, ये आ गया QV, ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है, ठीक है ना। अच्छा, इसके दो अलग अलग फॉर्म जानते हो और बड़ा सिंपल है। अच्छा, इसमें मैं कैपिटल क्यू इसलिए लिख रहा हूँ कि ज्यादातर बुक्स में, नोट्स में, डिस्कशन में, बाकी तमाम जगहों पे स्मॉल क्यू से पूरे कैपेसिटर को लोग पढ़ा रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन जब इस पे आते हैं तो मैं देखता हूँ सबने कैपिटल क्यू लिखा हुआ है इसमें, और एक वो दूसरा टॉपिक जो इसके बाद वाला है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में। तो बस इस वजह से मैं लिख रहा हूँ, वरना आप स्मॉल क्यू लिखो, कैपिटल क्यू लिखो, बेटा मेरा इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, ठीक है ना। अच्छा, इसका एक और फॉर्म कौन सा है, इसका दूसरा फॉर्म है हाफ और CV स्क्वायर। आप सब जानते हो, कोई मुश्किल नहीं है, यकीन करो ये इतना आसान है। मैं सिर्फ करवा इसलिए रहा हूं कि बस लिखना है, आप लोगों को एक मरतबा बताना है, आप लोगों को ये बात पहले से मालूम है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर Q इज इक्वल टू CV पुट कर दिया है। अच्छा, तीसरा इसका फॉर्म क्या था, एनर्जी स्टोर्ड, वो था हाफ, है ना। और यहां पर आ जाता था बेटा मेरा Q स्क्वायर अपॉन C। अच्छा, Q स्क्वायर अपॉन C आने की वजह क्या है कि हम इस फॉर्मूले से Q की वैल्यू, V की वैल्यू निकालते हैं, तो आ जाता है Q अपॉन C, और ये वाली V की वैल्यू हम यहाँ पर V की जगह पे रख देते हैं। जैसे यहाँ पर Q की वैल्यू रखा था और बाद में V की वैल्यू, तो इसको ज्यादातर देखना डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, ये लिखा होता है Q स्क्वायर अपॉन 2C। ये एनर्जी स्टोर्ड के 3 फॉर्मूले याद रख लो। अब इसका क्या बोलूं, बस 2 चीजें जिसपे वो नजर आ रहा है, वो 2 चीजें जब आपको मालूम हो, जैसे वोल्टेज और चार्ज मालूम है, कैपेसिटेंस और वोल्टेज मालूम है, और आपको अगर कैपेसिटेंस और चार्ज मालूम है, तो इसके मुताबिक इन फॉर्मूलों को हम क्या करते हैं, वो सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, एक फार्मूला और है जो बहुत कम आप लोगों की नजरों से गुजरा होगा, लेकिन एक दो मरतबा ये MCQ में आया, तो मैं चाहता हूँ देख लो। ये भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, हाफ, ठीक है ना, और ये एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर, और बेटा ई स्क्वायर। अच्छा, ये जो ई स्क्वायर है ना, ये इंटेंसिटी है, और इनटू ए और डी। बोलेंगे सर ये क्या खतरनाक सी चीज बता दी आपने। खैर, ये कोई खतरनाक सी चीज नहीं है, लेकिन ये भी एक फॉर्म, एक फॉर्मूला है, हो सके तो याद कर लो। हाँ, भूल जाओ तो बता रहा हूं क्या करना, भूल जाओ तो ये करना, आपने ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ा है ना, हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, जरा इसको देख लो, इसको प्रूफ भी कर दे रहा हूं, प्रूफ भी हो जाएगा, और भूल जाओ तो यहां से फौरन याद भी कर लेना, क्योंकि मुझे पता है ये फॉर्मूले बच्चे भूल जाते हैं। तो इसको कैसे याद कर लेना, C कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताओ, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, है ना, डाइलेक्ट्रिक के साथ, इंटू डी अपॉन डी। अच्छा, V का फॉर्मूला बताओ, प्लेट्स के दरमियान V जो पोटेंशियल है वो E इंटू डी के बराबर होता है, ठीक है, और V का स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर दो, डायरेक्ट लिख दूं, उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। तो देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये हाफ है, फिर देखो ऊपर के लिहाज से मैंने पहले एप्सिलॉन नॉट लिखा, फिर एप्सिलॉन आर लिखा, फिर उसके बाद मैंने ये ई और डी का स्क्वायर था तो ई स्क्वायर लिखा। आपको पता है कि डी का स्क्वायर, नीचे जो डी है उससे कैंसिल होकर डी बचेगा, और ये जो ए है यहाँ पर देखो, इसको मैं डी के साथ लिख देता हूं। अच्छा, इसको मैंने डी के साथ क्यों लिखा, वजह क्या है, असल में ना, यहाँ पे मैं इतने डिटेल में जाऊंगा नहीं, वो ये तो एक एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया, कभी पेपर में नजर आ जाएगा, आया हुआ है इसलिए एहतियातन। लेकिन कभी ना वो पोटेंशियल डेंसिटी की बात करता है, पर यूनिट वॉल्यूम, तो अगर इस तरह की बात करता है तो ये फॉर्मूले में एडी गायब हो जाता है। एडी का मतलब क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो ये क्या बन गया, वॉल्यूम। अच्छा, ये वॉल्यूम कहाँ का बना, ये प्लेट्स का वॉल्यूम नहीं है बेटा मेरा, ये वॉल्यूम दोनों प्लेट के दरमियान वाले रीजन का है, जहां पर आप डायलेक्ट्रिक को यूज करते हैं। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, तो ये पूरा वॉल्यूम है दोनों प्लेट्स के दरमियान वाले रीजन का। तो याद रखो कि अगर कभी
ये गायब हो एडी, तो समझ जाना कि वो फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर जो लिखा हुआ है वो सिर्फ किसका फॉर्मूला है, वो सिर्फ फॉर्मूला है कि मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी के, डेंसिटी का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम का है, बस याद रखो। अब वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, ए इंटू डी वॉल्यूम है, बस इसको याद कर लो, बस इसको एक नजर देख लो, याद रख लो, भूल जाओगे तो इसको कर लेना। तो ये हो गया हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है ना। अच्छा, इसमें अगर मैं छोटी सी बात बताऊं, और वो छोटी सी बात क्या बताऊं कि मैं आप लोगों को बता ही देता हूं, याद रख लेना, क्योंकि वादा करके आया हूं मैं आप लोगों से। और वो वादा क्या करके आया हूं कि मैं अभी एनर्जी वाली बात नहीं कर रहा हूं बैटरी कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड में। तो अब एनर्जी वाली बात बता देता हूं, तो उसी ऑर्डर में आप इसमें याद रख लेना। अगर बैटरी कनेक्टेड वाले केस में जो ऊपर पढ़ चुके हैं अभी हम, उसमें इसको ऐड कर लेना कि एनर्जी स्टोर्ड पे क्या फर्क पड़ता है। तो आप कहना कि जब बैटरी कनेक्टेड होना तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर यानी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, वेरी सिंपल। अच्छा, बहुत सिंपल क्यों है, फॉर्मूला देखो बेटा मेरा, हाफ क्यू वी स्क्वायर है, बोलो ठीक। बैटरी कनेक्टेड में वी को क्या बोला था, कांस्टेंट, तो वी तो बेटा मेरा चेंज नहीं हो रहा यहां, सही है, ये कांस्टेंट था। लेकिन वहां पर याद करो बैटरी कनेक्टेड में हमने कहा था कि चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो बोलो, चार्ज अगर इंक्रीज हो गया तो यू का चार्ज से डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, वी कांस्टेंट रखो तो ये हो रहा है यहां पर क्या, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। और बैटरी रिमूव्ड वाला भी याद कर लो, बैटरी रिमूव वाले में क्या बोलना, ठीक है ना, ई के बारे में। तो इसमें इसमें पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, सोचना पड़ रहा है ना। वहां पे पढ़ाया था क्या क्या चीजें बढ़ी थी, क्या क्या चीजें कम हुई थी, तो याद नहीं आ रहा, तो चलो मैंने याद कर लिया, इसमें पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर आपने तो याद कर लिया, पता नहीं कहाँ से याद कर लिया, कैसे याद कर लिया, हमें बता दे। तो आपको बता देते हैं भाई, अगेन इसी फॉर्मूले पे आ जाओ, हाफ इज इक्वल टू क्यू वी स्क्वायर। याद करो, बैटरी जब डिसकनेक्ट किया था, रिमूव किया था, तो वहां पर मेन कंडीशन के चार्ज बेटा कम हो गया, तो कम ही रहेगा, यानी कम नहीं होता, वो जितना था उतना ही रहेगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस लेकिन डिक्रीज हो जाता है, लेकिन क्या है बैटरी नहीं है, ये डिक्रीज ही होके रहेगा, इसको इंक्रीज नहीं कर सकते। अब आप, अब ये बताओ कि यहाँ पर यू का पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या रिलेशन बन गया, डायरेक्ट बन गया, हाफ क्यू वी है, सॉरी ये हाफ क्यू वी है ना, तो डायरेक्ट रिलेशन बन गया, ऐसा ही है। अब सोचो कि वोल्टेज अगर डिक्रीज हुआ है, ठीक है, तो पोटेंशियल भी क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये दो बातें वहां पर क्या कर लेना, ऐड कर लेना, सही हो गया। चलो, ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है। अब आते हैं हम किस पे, अगले टॉपिक पे, वो भी एक छोटा सा तो कहने को है, लेकिन बेटा बहुत कॉन्सेप्चुअल है, तो जरा उसको सही से देखिएगा, वो क्या होगी कहानी, वो कहानी जो होगी, क्या कहानी, हम्म, नेक्स्ट टॉपिक, छोटा सा लास्ट टॉपिक, ठीक है। इसके बाद बहरहाल एक वीडियो बनाऊंगा मैं इससे रिलेटेड, क्या हो रहा है, अरे अच्छा हो गया है। हम्म,
तो चलो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक, और वो है क्या, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो ये बच्चों के लिहाज से थोड़ा सा आसान भी माना जाता है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले को हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा मुश्किल भी माना जाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसको जरा सही से समझना है। तो मैं पहले चार्जिंग की बात करता हूं। क्या है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स? असल में इसमें पढ़ेंगे क्या, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग में हम ये पढ़ेंगे कि चार्ज कितना स्टोर होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज को मेजर करेंगे, और वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए ना मैं पहले एक सर्किट बनाता हूं बेटा, ताकि मैं उससे आप लोगों को समझा सकूं आसानी से अपनी बात को। देखो ये कैपेसिटर है, इसे हम चार्ज भी करेंगे और डिस्चार्ज भी करेंगे, याद रखना। तो इस कैपेसिटर के साथ हम एक सर्किट में रेजिस्टेंस लगा देते हैं सीरीज में। जैसे आप लोगों ने अपना एसी सर्किट वाले चैप्टर में आरसी सर्किट पढ़ा है, करंट को ड्रॉ करवाने के लिए आसानी के साथ। अब यहाँ पर बहरहाल ये बहुत डिफरेंट तरीके से ये सर्किट्स बनाए जाते हैं बेटा मेरा, ठीक है ना। मैं आप लोगों को उसमें से कोई भी एक तरीका यूज करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ये 3 डिफरेंट पॉइंट्स मैं यूज करता हूं। जैसे मान लो ये जो पॉइंट है ये ए है, ये वाला पॉइंट बी है, और ये वाला पॉइंट सी है, और यहां पर चलो समझ लो हमने क्या लगा दी है, बैटरी, ठीक है ना। जब इस कैपेसिटर को हमें क्या करना हो, चार्ज, तो याद रखो कि इस स्विच को ऑन कर देंगे, इस पाथ को कंडक्टिंग बना देंगे, बी और सी वाले को, ठीक है। अब इसमें इस तरह से ये यूं कह लो कि ये करंट क्या होगा, फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और इसमें चार्जेस, ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बता रहा हूं। वैसे जानते हो कि ये कन्वेंशनल करंट जो है इसकी डायरेक्शन ये होती है। अब ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, फॉर्मूला यहाँ चूंकि इंपेरिकल है, तो इसमें एक चीज अलग से समझ लो, वो क्या है कि इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं टाइम कांस्टेंट का। इसकी बड़ी अहमियत है, बल्कि सारी कहानी इसकी जो है ना चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की इसी के गिर्द घूम रही होती है। टाइम कांस्टेंट असल में क्या होता है, जिस कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं और जो रेजिस्टेंस करंट ड्रॉ करने के लिए सीरीज में लगाया है, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। और ये प्रोडक्ट कम या ज्यादा ये डिसाइड करता है कि कैपेसिटर कितना रैपिडली या फास्ट या कितना स्लो क्या करेगा, चार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा। अच्छा, इसको सिंबल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूले में आरसी की जगह टॉ भी लिखा जा सकता है। अच्छा, मैं एग्जांपल में एक चीज कंसीडर करूं कि ये वाला जो कैपेसिटर है, मान लो ये कैपेसिटर लगा हुआ है बेटा 10 माइक्रोफेराड का, ठीक है। और मान लो कि ये जो रेजिस्टेंस इस सर्किट में लगा हुआ है ये 20 ओम का है। तो टाइम कांस्टेंट कितना बन जाएगा, इसको 10 सॉरी ये 20 है और ये 10 है, माइक्रोफेराड है, तो माइक्रो की जगह मैं 10⁻⁶ लिख भी देता हूं। चलो, तो ये क्या आ गया, ये आ गया टाइम कांस्टेंट। तो ये आ गया 200 10⁻⁶, और जाहिर है कि टाइम है तो ये सेकंड आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा यानी 200 माइक्रो सेकंड। मतलब ये टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। ये क्या बताता है अभी हम देखते हैं, लेकिन मैंने आपको टाइम कांस्टेंट ये कैलकुलेट करवाया, ये टाइम कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है ना। तो यानी इतने टाइम के बाद हम देखते हैं कैपेसिटर कितना चार्ज या कितना क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। अब इसका फॉर्मूला आ जाओ चार्जिंग पे। मैं भी चार्जिंग के लिए फॉर्मूला बता रहा हूं। अच्छा, टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है पता है, टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन ये होती है द टाइम इंटरवल after which the 60% of charge charged in capacitor। मतलब क्या है, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जो है
उसको डिफाइन करते हैं। ये नोटिस किया गया है कि आरसी का जो भी प्रोडक्ट होता है ना, अच्छा ये नहीं कि टाइम कांस्टेंट हमने अपनी मर्जी से बना ली होती है और फिर तो किसी ने अपनी मर्जी से बोल दिया कि इसका टाइम कांस्टेंट है ना ये 200 सेकंड है, किसी ने अपनी मर्जी से बोल दिया इसका टाइम कांस्टेंट 300 सेकंड है, और फिर वो कहेगा कि देखो टाइम कांस्टेंट 200 सेकंड है ना, तो ये 200 सेकंड में 63% ऑफ चार्ज को स्टोर कर लेगा, टोटल जितना इसलिए स्टोर कर सकता था। या फिर 300 सेकंड है तो ये 300 सेकंड के बाद 63% ऑफ टोटल चार्ज का ये चार्ज स्टोर कर लेगा। बेटा मेरा ये टाइम कांस्टेंट उस सर्किट में लगे हुए आर और सी के वैल्यू का प्रोडक्ट होता है, उसी को मल्टीप्लाई करने से आता है, और उसी लिहाज से इतने टाइम में वो कैपेसिटर अपने टोटल चार्ज जितना स्टोर करने की उसके अंदर सलाहियत या एबिलिटी होती है उसका 60% चार्ज क्या करता है वो स्टोर कर पाता है। मतलब टाइम कांस्टेंट आर सी के लिहाज से जो भी बनेगा ना वो डिपेंड करेगा आर की वैल्यू पे और सी की वैल्यू पे, उसी लिहाज से वो टाइम कांस्टेंट बना, उसी लिहाज से वो 60% 63% जल्दी या देर से जो टाइम कांस्टेंट बना उतनी देर में वो क्या करेगा चार्ज को स्टोर करेगा। तो डेफिनेशन देखना लिखा होता है कि टाइम कांस्टेंट एक टाइम इंटरवल है जितने टाइम के बाद वो कैपेसिटर अपने टोटल चार्ज का 63% चार्ज क्या कर लेगा कर लेता है स्टोर कर लेता है, और ये अपनी मर्जी का टाइम नहीं होता, ये सर्किट में लगे हुए और आर और सी का प्रोडक्ट होता है, उसी पे वो डिपेंड कर रहा होता है। तो चार्जिंग में आ जाओ बेटा मेरा, जरा इसको देखो, है ना। तो चार्जिंग में ये जो मतलब फॉर्मूला है वो क्या है, देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं Q इज इक्वल टू, चार्जिंग का फॉर्मूला है, Q का मतलब सब बताता हूं अभी, टेंशन नहीं लो, कि 1 माइनस ई के ऊपर पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अच्छा ये जो आर सी मैंने लिखा है याद रखना, इसकी जगह टॉ भी लिख सकता हूं क्योंकि मैंने बताया टाइम कांस्टेंट है। अच्छा यहां पर ये Q क्या चीज है, तो इस Q को क्या बोलना, ये है बेटा मतलब चार्ज स्टोर्ड एट इंस्टेंट, है ना, ये इसको बोलना चार्ज क्या स्टोर्ड, ठीक है, एट इंस्टेंट। मतलब क्या हुआ, एट इंस्टेंट का मतलब जब दिल चाहे आपका जितनी देर के बाद, आप देखो कितना चार्ज स्टोर हुआ। इस फॉर्मूले में ये जो स्मॉल टी है ना ये है इंस्टेंट टाइम, आपका दिल चाह रहा है, मत देखो कि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 50 सेकंड के बाद आपका दिल चाहता है कि यार देखो जरा कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर हुआ, 100 सेकंड के बाद आपका दिल चाहता है कि देखो कितना चार्ज स्टोर हुआ। तो इंस्टेंटली जिस वक्त आपका दिल चाहे जितना टाइम चार्जिंग का गुजर चुका है वो इंस्टेंट टाइम इस फार्मूले में स्मॉल टी की जगह रखो, आर सी तो कांस्टेंट है वो वैल्यू पता होता है शुरू में ही, आप ये कैलकुलेट करो और इससे आपको उस वक्त तक टोटल जो चार्ज स्टोर हुआ हुआ होता है वो आपको पता चल जाता है। अच्छा फिर ये क्या चीज है, क्या ये अपना क्यू नॉट, तो ये याद रखना कि क्यू नॉट को कहते हैं कि ये उस कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज है जो स्टोर हो सकता है। मैक्सिमम चार्ज देखो ना, हर कैपेसिटर की एक कैपेसिटी होती है ना, एबिलिटी होती है ना, कि मैक्सिमम इतना चार्ज वो स्टोर कर सकता है, तो ये मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड होता है इन कैपेसिटर, और ये कांस्टेंट रहता है बेटा मेरा हर कैपेसिटर के लिए। जाहिर है कि देखो घरों में जैसे एक छोटी सी मिसाल देता हूं मैं इसके लिए, कि जैसे पानी के हम टैंक्स बनाते हैं ना, तो कोई हम सुनते हैं यार 3 टैंकर का बना दिया 4 टैंकर का बना दिया, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम उतना पानी उसमें आप क्या कर रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं ना, उस कैपेसिटी को आप बढ़ा नहीं सकते, जो बन गया सो बन गया। तो इसी तरह जब कैपेसिटर एक बनाते हैं ना तो उसमें मैक्सिमम एक चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी होती है जो तमाम फैक्टर को जो माजी में हम अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं डिपेंड कर रहा होता है। तो ये मैक्सिमम चार्ज स्टोर इन क्या होता है, कैपेसिटर होता है, और ये कांस्टेंट रहता है ना। जैसे एक घर में 4 टैंकर का 5 टैंकर का 3 टैंकर का कोई टैंक बना दिया, तो बेटा आप जब तक उसको तोड़ के नए सिरे से उसके साइज को रिसाइज नहीं करोगे वो वैल्यूज के लिए क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। तो ये कांस्टेंट हो गया, सिर्फ कौन चेंज होगा, वो टाइम के लिहाज से कौन चेंज होगा बेटा, वो क्यू जो कि इंस्टेंट है। आ गई बात समझ में, तो ये है। और वन टाइम कांस्टेंट के बाद ये कितना स्टोर कर लेता है एनर्जी को, वन टाइम कांस्टेंट के बाद 63%, यानी जो क्यू इंस्टेंट निकालोगे ना, क्यू इंस्टेंट ये पता है कितना निकलेगा, 63% निकलेगा उस फॉर्मूले से ऑफ किसका, क्यू नॉट का, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.63 टाइम आता है किसका, क्यू नॉट का, ये क्यू इंस्टेंट, ठीक है।
अच्छा, इसको उसी फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। तो इसमें ना 2 और 3 और 4 टाइम कांस्टेंट के बाद अगर मैं आप लोगों को कहूं तो आप लोग ये कैलकुलेशन कर सकते हैं आराम के साथ, कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा, क्या हो गया ये, क्या हो गया ये, चलो इसको फिर खत्म ही करते हैं ना। चलो, अच्छा, तो 0.63 टाइम्स ऑफ क्या लिख दो, क्यू नॉट। ओके, अच्छा ये कैलकुलेट कैसे हुआ, थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ, आप लोग चाहो तो करके देख लेना। ये इतने डिटेल में डिस्कस करने वाली बातें होती नहीं है। अब जैसे ये टी अपॉन क्या है, आर सी है। आप यूं सोचो कि आप वन टाइम कांस्टेंट, सुनता मेरी बात गौर से, कि वन टाइम कांस्टेंट के बाद आप कैलकुलेशन कर रहे हो, और टाइम कांस्टेंट जैसे 200 माइक्रोसेकंड था, तो बेटा इंस्टेंट टाइम भी क्या रखोगे, 200 रखोगे। और बेटा आरसी का प्रोडक्ट भी कितना है, 200 है। तो गौर करो ये माइनस में होता है, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट, और 1 माइनस Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई के ऊपर पावर -1। अच्छा, इसमें एक बात बताता चलूं यहीं पर, अगर आपको 2 टाइम कांस्टेंट के बाद कैलकुलेशन करनी हो ना, तो यहां पर क्या कर दोगे, टाइम को आरसी का डबल रख दोगे तो पावर -2 आ जाएगा। 3 टाइम कांस्टेंट के बाद कैलकुलेट करना हो ना इंस्टेंट चार्ज, तो आरसी तो कांस्टेंट है जैसे 200 है, इसका 3 टाइम इंस्टेंट टाइम ऊपर रख देना, यह -3 आ जाएगा। और इसमें बगैर कैलकुलेटर के कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा, इसको जहन में रखिएगा कि Q इज इक्वल टू क्यू नॉट, ठीक है, और 1 - 1 अपॉन ई की पावर 1 है, और Q इज इक्वल टू क्यू नॉट नीचे ले गए पॉजिटिव करने के लिए 1। अच्छा, ई की पावर 1 कैलकुलेटर से ये वैल्यू देखी जाती है बेटा, ये आ जाता है। और अगर 1 अपॉन ये करोगे ना, तो 0.37 आ जाता है ये, ठीक है। और 1 से जब इसको माइनस करते हो तो ये आ जाता है 0.63। और जाहिर है कि क्यू नॉट मल्टीप्लाई में है तो बाद में ऐसे लिख दो चलेगा। और अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाता है 63% ऑफ क्या, क्यू नॉट, ठीक है। तो ये आ गया है वन टाइम कांस्टेंट के बाद इंस्टेंट। अगर मैं तो आप लोग चाहो तो करके देख लेना, 2 टाइम कांस्टेंट के बाद आपसे कहे कि भाई इंस्टेंट चार्ज निकालो, तो बेटा यहां -2 रखकर 1 अपॉन ई की पावर 2 ये कैलकुलेटर से कर लेना, और वैल्यू हो सके तो याद कर लेना। तो एक काम करके बताना, 2 3 4 5 तक टाइम कांस्टेंट, यानी ई की पावर नीचे +2 +3 +4 +5 तक। 5 तक क्यों बात कर रहा हूं, कैपेसिटर मैक्सिमम जो चार्ज होता है 5 टाइम कांस्टेंट तक। याद रखो, ये एमसीक्यू में सवाल पूछा जा सकता है कि कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज कहां तक होता है भाई, 5 टाइम कांस्टेंट तक कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। वैसे इसमें कंफ्यूजन है, मैं दूर कर दूं, कैपेसिटर बेटा कभी फुल चार्ज नहीं होता, कभी भी नहीं। अगर कैपेसिटर का फुल चार्ज पूछे ना उसके लिए टाइम, तो उसमें ऑप्शन में देखना, अगर इन्फानाइट मिल रहा है तो इन्फानाइट पे टिक करना, उसमें 5 टाइम कांस्टेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसमें इन्फानाइट नहीं मिल रहा तो आप फुल चार्ज के लिए टाइम क्या बताना, 5 टाइम कांस्टेंट, यानी 5 RC, 5 टॉ। लेकिन 5 टॉ के बाद कैपेसिटर यूं कह लो कि 99.999% चार्ज हो जाता है, ले ठीक है ना, 99.999% चार्ज हो जाएगा, लेकिन 100% कभी भी नहीं होगा। अगर कोई 100% के इंतजार में बैठा रहे तो इन्फानाइट टाइम चाहिए बेटा, वो बैठा रहे फिर भी उसको कभी 100% नजर नहीं आएगा। तो अब फुल चार्ज के एमसीक्यू में क्या करना है हमें, हम यहां पर परेशान होते हैं। तो बेटा फुल चार्ज के एमसीक्यू में ये करना है कि आपको अगर 5 टाइम कांस्टेंट वाला ऑप्शन है तो वो टिक कर देना है, और अगर आपको इन्फानाइट टाइम वाला ऑप्शन है तो वो टिक कर देना है, ठीक है ना। और वैसे कैपेसिटर में बेहतर ये भी एक बात याद रखना कि जब वो कहता है ना मैक्सिमम चार्ज स्टोर कितने टाइम कांस्टेंट तक होता है, तो शायद उसमें इन्फानाइट ना ही नजर आए, क्योंकि मैक्सिमम 99.9% तक तो स्टोर होता है, और उसके लिए आपका ऑप्शन क्या होता है, 5 टाइम कांस्टेंट। तो कोशिश करना इस बात को याद रखने की। तो क्योंकि एंड ऑफ द लेक्चर पे है, स्क्रोल स्क्रोल स्क्रोल, क्या यार,
ओके, ये मैंने बात की चार्जिंग की। अब बात करता हूं किसकी, डिस्चार्जिंग की। ये अब मैं बात कर रहा हूं बेटा डिस्चार्जिंग की। सर्किट बनाऊं, देखो जरा उसी सर्किट को दोबारा बना रहा हूं। अब इसमें एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, ये वाली लाइन पहले भी मैंने कंडक्शन पाथ के लिए बनाया था, अब भी बना रहा हूं, सही है। और यहां पर ये मैंने क्या करना है, बैटरी लगा देना है, सही है। लेकिन आपने करना क्या है, गौर से समझना, ये पॉइंट ए था, ये बी था, ये सी था। जब आप इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करवाओगे तो ये कंडक्टिंग पाथ, ये स्विच ऑन करोगे। बैटरी को, अभी जाहिर है कि बैटरी का काम नहीं है, बैटरी का काम है चार्ज करना। अब कैपेसिटर खुद बैटरी की तरह काम करेगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये छोटी छोटी बातें जरूर बताऊंगा कि कैपेसिटर बैटरी की तरह काम करेगा, लेकिन बैटरी और कैपेसिटर में फर्क होता है, ठीक है ना। ये रैपिडली चार्ज और डिस्चार्ज होता है, बैटरी जो है ना यूनिफॉर्मली और बहुत स्लो स्पीड से चार्ज और क्या करता है, डिस्चार्ज करता है। अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा, तो जब ये बैटरी का मान लो ये पॉजिटिव था और ये था नेगेटिव, तो देखना इसमें करंट की डायरेक्शन उस वाले केस के लिहाज से ये बिल्कुल अपोजिट आएगा, ठीक है ना। उसमें करंट क्या था, ये बैटरी से शुरू हुआ था और गया था पॉजिटिव तक, ये रिवर्स आ रहा है। कन्वेंशन में अगर उसको पॉजिटिव तो इसको नेगेटिव ले सकते हो, यानी डिफरेंस बताने के लिए। डिस्चार्जिंग का बस फॉर्मूला याद कर लो कि Q इंस्टेंट टाइम पे चार्ज जो स्टोर होगा, Q नॉट मैक्सिमम जो इस कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हो सकता है। बेटा मेरा इसमें सिर्फ क्या आएगा, इसमें सिर्फ ये आएगा माइनस ई की पावर, ठीक है ना, वन माइनस नहीं, माइनस ई की पावर टी अपॉन आर सी। तो अब इसमें एक चीज, वहां तो जुबानी मैंने बताया था, थोड़ी सी तकलीफ कर लेना बेटा, लिख लेना। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, तो एक टाइम कांस्टेंट के बाद क्या हो जाएगा, कैपेसिटर कितना चार्ज डिस्चार्ज मतलब करेगा, तो उसके लिए ना यहां पर वही है कि मतलब क्यू नॉट अपॉन ई की पावर टी, और वो 37% आ जाता है। अभी मैंने वो कैलकुलेट करके दिया था ना आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। तो ये ई की पावर क्या बचा था बेटा मेरा, माइनस का वन। इसको सही कर देता हूं, क्या हो गया यार, थोड़ा सा मैं परेशान हो रहा हूं। चलो, ये Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q नॉट, और इनटू में ई क्यू का पावर क्या आ जाएगा, ये माइनस का वन आ जाएगा, ठीक है। चूंकि टी की वैल्यू, स्मॉल टी की वैल्यू टाइम कांस्टेंट के बराबर होगा आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, तो वो कैंसिल होकर यहाँ ई के पावर क्या आ जाएगा, माइनस का वन आ जाएगा। अब क्या होगा, Q इंटू वन अपॉन ई की पावर प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते रहना, तो Q इज इक्वल टू, ये Q नॉट था, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q नॉट, और वो कितना आया था, 0.37 आया था। तो ये 37% भी लिख सकते हो ऑफ Q नॉट, ये याद रख लो। तो ये होता है मतलब आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट डिस्चार्ज। अच्छा, इसमें भी आप क्या कर सकते हो कि टू टाइम कांस्टेंट, थ्री टाइम कांस्टेंट, फोर टाइम कांस्टेंट के बाद फाइव तक कैलकुलेट कर लेना। बस एक बात बता रहा हूं, ये बगैर कैलकुलेटर के नहीं होता, इसके वैल्यूज आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। वो मतलब वैल्यूज ये है कि याद रखोगे, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। बस ये वाला पावर वन टाइम कांस्टेंट पे क्या आ रहा था, वन, टू पे टू, थ्री पे थ्री, इस तरह ये आता जाएगा। तो बेटा मेरा इसके लिए यानी कि इतना ही बहुत है।